Hello everyone, welcome to the SS classroom. My name is Hariam Gaur and today we will discuss about the meningitis. In previous lecture already we discussed regarding the Parkinson's disease. तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। तो मेनिंजाइटिस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस होता है। अब ये मेनिंजेस के अंदर लेयर कितना होता है, किस तरीके से इसके अंदर इन्फ्लामेशन स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम स्लाइड शेयर की स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। तो स्लाइड शेयर की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपका इन्फ्लामेशन जो है ब्रेन के लिए स्प्रेड होता है। हम डिस्कस करते हैं मेनिंजेस लेयर के बारे में। इसके अंदर कौन सी लेयर होती हैं, किस तरीके से अरेंज होती हैं। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि मेनिंजेस जो है 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जो आपके ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका क्या होता है, ड्यूरा मैटर, सेकेंड लेयर आपका अरकनॉइड मैटर एंड थर्ड आपका पाया मैटर। इस तरीके से आपका याद करने का तरीका क्या रहेगा, डैप GAP याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका डायमेट ड्यूरा मैटर, मिडिल आपका अरकनॉइड मैटर एंड थर्ड आपका पाया मैटर। इस तरीके से आपकी जो लेयर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अरेंज होती है। तो यहाँ पे हम लेयर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले आपका क्या होता है, हेयर रहते हैं। हेयर के बाद ये किस में हेयर लगते हैं, आपकी स्किन ऑफ स्कैल्प। यानी सबसे पहले ये जो हेयर कनेक्टेड है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैल्प। स्कैल्प के बाद क्या आता है, आपका पेरियोस्टियम लेयर आता है। पेरियोस्टियम मतलब जस्ट बोन से ऊपर जो लेयर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के बाद आता है आपका स्कल का पार्ट, जो आपकी स्कल मेड होती है आपकी ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन। ये सभी बोन जो है स्कल का फॉर्मेशन करती हैं, तो ये आपका स्कल बोन होता है। स्कल बोन के बाद आपका ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का लेयर स्टार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट लेयर आपका होता है ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर के अंदर आप देख पा रहे हैं दो लेयर डिवाइड होता है, पेरियोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर। अब पेरियोस्टियल मेनिंजियल लेयर में क्या डिफरेंट है, पेरियोस्टियल नाम से पता चल रहा है कि जो आपका पेरियोस्टियम है ये आपका जो बोन है उससे ये कनेक्ट होगा। और सेकेंड लेयर जो मेनिंजियल लेयर है ये आपका मेनिंजेस से कनेक्ट होगा। यानी नेक्स्ट आपका ड्यूरामेटर। तो ये आपका ड्यूरामेटर के अंदर पेरियोस्टियल लेयर जो आपके बोन से कनेक्ट होगा एंड मेनिंजियल लेयर जो आपकी मेनिंजेस के साइड रहेगा। नेक्स्ट लेयर आता है आपका अरकनॉइड मैटर। अरकनॉइड मैटर में आप ये जो लेयर देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, अरकनॉइड है। अरकनॉइड के बाद आप देख पा रहे हैं एक स्पेस है, ये आपका क्या है, थर्ड लेयर क्या है आपका, पाया। तो अरकनॉइड मैटर पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है ये आपका क्या कहलाता है, सब अरकनॉइड स्पेस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्यूरा मैटर और सेकंड आपका क्या है, अरकनॉइड मैटर। इसके बीच में भी स्पेस होता है, वो क्या कहलाता है आपका, सब ड्यूरल स्पेस। यानी यहाँ पे आप देखिए सब ड्यूरल स्पेस आपका किसके बीच में है, आपका ड्यूरा मैटर और अरकनॉइड मैटर के बीच में। यहाँ पे क्या है, ये सब ड्यूरल स्पेस है। यहीं पे आपका होता है सीरस फ्लूइड। नेक्स्ट आपका क्या लेयर है आपका, ये आपका अरकनॉइड मैटर एंड थर्ड आपका क्या है, पाया मैटर। तो अरकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाता है आपका, सब अरकनॉइड स्पेस। तो जो आपका पाया मेटल लेयर है वो आपके ब्रेन के ऊपर जो है कवरिंग करता है। ये आप देख पा रहे हैं जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये आपका ब्रेन का कवरिंग कर रहा है। इसके बीच में एक जो स्पेस है वो आपका स्पेस क्या कहलाता है, सब अरकनॉइड स्पेस। इस सब अरकनॉइड स्पेस के अंदर क्या होता है आपका, CSF। यानी जो आप CSF देख पा रहे हैं ये किस लेयर के बीच में होता है आपका, अरकनॉइड एंड पाया मेटल लेयर के बीच में। तो इस तरीके से आपका ये लेयर कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप वेन्स देख पा रहे हैं यानी वेसल्स देख पा रहे हैं, तो ये किस लेयर के बीच में होता है आपका, अराक्नॉइड एंड पायमेटर के मिडिल में आपका ये ब्लड सप्लाई फॉर्म होता है। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर में अगर हम और क्लियर करें इसको, तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं येलो कलर का आपका क्या हो गया, स्किन हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं स्कल बोन हो गया। उसके बाद आपका ड्यूरामेटर, अरकनॉइड एंड पायामेटर या पाया लेयर, ये आपका ब्रेन
और ये आपका सब अराक्नोइड स्पेस, ये जो आप ब्लू कलर का देख पा रहे हैं, ये आपका सब अराक्नोइड स्पेस है। इसी स्पेस के बीच में क्या रहता है आपका सीएसएफ यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। अब ये जो लेयर है आपका ड्यूरा मैटर, अराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, इसके अंदर आपका इंफेक्शन किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से आपका इन्फ्लामेशन होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड अराक्नोइड मैटर देयर इज ए स्पेस इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस एंड फ्लूइड इज प्रेजेंट, सीरस फ्लूइड। Second is the arachnoid matter and pia matter. The space is called subarachnoid space and fluid is called CSF. Periosteal dura matter attached to the skull bone. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका पेरियोस्टियल लेयर है ये आपका अटैच होता है स्कल बोन से। एंड सेकंड आपका अराक्नोइड मैटर अटैच टू द ब्रेन। तो इस तरीके से आपका जो लेयर है वो अरेंज होता है। तो इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया। अब इस लेयर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, चाहे वो आपका ड्यूरा मैटर के अंदर होता है, अराक्नोइड मैटर में होता है या पाया मैटर में होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका मेनिंजाइटिस। अगर ये इन्फ्लामेशन आपके पाया मैटर के साथ साथ आपके ब्रेन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तब ये कंडीशन क्या कहलाती है एनसेफेलाइटिस, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। तो इस तरीके से आपका इन्फ्लामेशन जो है जनरेट होता है। तो आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है आपका प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपका ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग करता है। अब इसके अंदर जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है वो आपका बैक्टीरियल भी कर सकता है, वायरस भी कर सकता है, फंगल भी कर सकता है, पैरासाइट भी कर सकता है। और आपकी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो आपकी नॉन इन्फेक्शियस होती है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका इन्फेक्टिव एजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया नहीं होगा, वायरस भी नहीं होगा, फंगस भी नहीं होगा और पैरासाइट भी नहीं होगा, उसके बाद भी आपके मेनिंजेस में क्या हो जाएगा इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस, या हम बोल सकते हैं असेप्टिक मेनिंजाइटिस। यानी जो आपकी इन्फेक्शन कंडीशन की वजह से जो इन्फ्लामेशन होगा वो आपका सेप्टिक मेनिंजाइटिस कहलाएगा। और विदाउट इन्फेक्शन यानी विदाउट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट की वजह से भी इनका इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा असेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो ये कंडीशन में आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो कंडीशन है ये आपका नॉर्मल मेनिंजिस है। और लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन आपका इन्फ्लाम्ड हो चुकी है। तो इन्फ्लामेशन के जो साइन है आपका रेडनेस है, स्वेलिंग है, फ्लूइड बिल्डअप है, ये सारी कंडीशंस आपको मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स एंड कॉजेस के बारे में। तो आपके जो टाइप्स हैं वही आपके साथ साथ कॉजेस भी रहेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स आपका क्या है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो बैक्टीरिया की वजह से होगा। इसे हम क्या कहते हैं सेप्टिक मेनिंजाइटिस, यानी जो भी आपके इन्फेक्शंस की वजह से होंगे आपके सेप्टिक कहलाएंगे। विदाउट इन्फेक्शन की वजह से जो होगा वो क्या कहलाएगा असेप्टिक मेनिंजाइटिस। Viral meningitis due to the virus, fungus meningitis due to the fungal, parasitic meningitis due to the parasites, and non-infectious means without the these are the four bacterial, viral, fungal, parasite की वजह से जो आपका इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है that is called non-infectious या aseptic meningitis। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, जनरली आपके क्या आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो आपका निमोनिया भी कॉज करता है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जिसे हम मेनिंजोकोकस भी कहते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्पेशली टाइप बी आता है इसके अंदर। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स कॉमन इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज और एल्डरली इंडिविजुअल्स। यानी जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स है ये आपका बैक्टीरिया सबसे ज्यादा उन लोगों के अंदर मिलेगा जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिसे हम बोलते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन या एल्डरली इंडिविजुअल्स। जो आपके ओल्ड एज हैं उनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो जनरली ये बैक्टीरिया उन लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो आपका टीबी का बैक्टीरिया है, अगर ये आपको मेनिंजाइटिस करता है तो वो आपका कहलाता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। जनरली आपको ये देखने को मिलेगा
पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। लेकिन अगर ये यही बैक्टीरिया आपके ब्रेन के अंदर ट्रांसफर होकर के और ब्रेन की मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, तब ये कंडीशन कहलाती है आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का स्ट्रक्चर ये आपका बैक्टीरिया का है। सेकंड आपका नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के बैक्टीरिया का शेप इस तरीके से नजर आता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इस तरीके से नजर आते हैं। एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स इस तरीके से बैक्टीरिया आपको शेप में नजर आते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबीएम बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस यानी माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया है, ये जनरली कॉज करता है आपका पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन अगर लंग से ये बैक्टीरिया आपका ट्रांसफर होता है ब्रेन के लिए, तो वहां पर कॉज करता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। जनरली ये लंग्स के अंदर रहता है, लेकिन ट्रांसफर जो रहता है ब्लड के थ्रू होता है, जिसके चांसेस कितने होते हैं, 1 to 2% जो है केसेस रहते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। तो इस स्ट्रक्चर में हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपका बैक्टीरिया ब्रेन के लिए ट्रांसफर होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में एक पेशेंट है जिसको टीबी है, और टीबी का पेशेंट ने क्या किया, एनवायरनमेंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है वो आपका स्प्रेड हो गया थ्रू द एक्सपीरेशन। जैसे आप जो है इंस्पिरेशन करते हैं, तो ये एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है ये आपका क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये बैक्टीरिया जब आप सांस लेते हैं तो इंस्पिरेशन के दौरान आपके ट्रैकिया के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाता है, लंग्स के अंदर। जो आपको ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है। जैसे ये बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन के लंग्स में ट्रांसफर होता है और वहां पर कॉज करता है आपका पीटीबी। पीटीबी का मतलब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बैक्टीरिया है लंग से अगर आपके ब्लड में ट्रांसफर करता है, तो ये कहलाता है आपका ब्लड बॉर्न स्प्रेड। जैसे ये ब्लड के अंदर ट्रांसफर होता है, और ये ब्लड जो है ट्रांसफर होता है आपका ब्रेन के लिए, यानी पूरी होल बॉडी में ट्रांसफर होता है। अगर ये पेनिट्रेट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, जो आपके ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो आपका हाईली सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी बहुत स्पेसिफिक चीजों को ही ट्रांसफर करती है। अगर ये बैक्टीरिया अगर इसको पेनिट्रेट करके और आपके ब्रेन में ट्रांसफर होता है, तो वहां पर ये कॉज करेगा आपका पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी आपका मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्वेडिंग द मेनिंजिस एंड द ब्रेन पेरेंकाइमा, यानी इस बैक्टीरिया ने आपके ब्रेन पेरेंकाइमा के अंदर इंटर कर लिया, इन्वॉल्विंग द सब अर्कनॉइड स्पेस एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर आपका सीएसएफ है, और सीएसएफ के अंदर आपका ये बैक्टीरिया जो है ट्रांसफर हो गया। जब ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर आपका कॉज करता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, यानी आपका टीबी हो गया मेनिंजिस के अंदर। अब इसकी वजह से क्या क्या कॉज होता है, कि यहाँ पर कॉज देखिए, सबसे पहले सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेस। अगर मान लीजिए वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करता है, ये आपका स्टक हो जाता है, तो आपका ये कंडीशन सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज करेगा, और उसके बाद ये कंडीशन स्ट्रोक क्रिएट करेगा। स्ट्रोक का मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में आपका ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड, आपका ब्रेन के अंदर अगर ये बैक्टीरिया अपना कॉलोनी फॉर्म करता है और एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है, तो आपका क्रिएट कर देगा आपका ब्रेन एब्सिस, यानी ब्रेन पेरेंकाइमल लीजन, यानी ब्रेन एब्सिस आपका क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपका क्रिएट करेगा मेनिजियल कंजेशन, एडिमा एंड इन्फ्लामेशन। मेनिजियल मीन्स मेनिंजेस, कंजेशन मीन्स जो आपका ऑलरेडी फ्लूइड है सीएसएफ, और इसके जाने से, बैक्टीरिया के जाने से एक्सेसिव फ्लूइड का सीक्रेशन होगा, और वहां पर जो है मैक्सिमम फ्लूइड जब एक्युमुलेट होगा, तो आपका कंडीशन हाइड्रोसेफलस में चेंज हो जाएगा। यानी हाइड्रोसेफलस की कंडीशन में क्या होता है, सीएसएफ का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एडिमा हो जाएगा, और उसके बाद जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया से फाइट करेगा, तो कंडीशन आपका हो जाएगा इन्फ्लामेशन। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस।
अगर ये हाइड्रोसेफलस और ब्रेन पैरेंकाइमल लीजन अगर जनरेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा? वॉमिटिंग, हेडेक एंड ड्राउजीनेस। हेडेक आप जानते हैं, वॉमिटिंग एंड ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मतलब लिथार्जी टाइप के जो पेशेंट जो है ऑलवेज ड्राउजीनेस रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा ये कंडीशंस में। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ये आपका चेंज होता है, यानी आपका ट्रांसफर होता है ब्रेन के मेनिंजेस लेयर के अंदर और वहां पर क्रिएट करता है आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अगर यही कंडीशन आपके ब्रेन के टिश्यू में जनरेट हो जाएगा, यानी अगर आपने ट्रीटमेंट इसका नहीं कराया और ये कंडीशन आपका ट्रांसफर हो गया ब्रेन के टिश्यूज के अंदर, तो वहां पर कॉज करेगा आपका ब्रेन टीबी, यानी ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड है आपका वायरल मेनिंजाइटिस। तो जनरली डिफरेंट टाइप के आपके वायरस रहते हैं जो आपका मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके मोस्ट कॉमन जो कॉज रहते हैं वायरस के उसके बारे में। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है आपका इंटेरोवायरस। जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है आपका इंटेरोवायरस वायरस का। और सेकंड है आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसे हम बोलते हैं HSV। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका स्ट्रक्चर HSV। एंड थर्ड है आपका मम्स वायरस। ये आपके जो तीन वायरस हैं, ये जनरली कॉज करते हैं आपकी वायरल मेनिंजाइटिस। थर्ड है आपका फंगल मेनिंजाइटिस। तो फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो आपका जो फंगस है वो आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफर करता है। तो जनरली कौन कौन से फंगस हैं जो आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा, वो है आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस जनरली कब होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अब इम्यून सिस्टम के लिए मान लीजिए आपको कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स चल रहा है, या आपको HIV एड्स से इन्फेक्शन हो गया है, या कोई अनदर ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक है, तो उस केसेस में आपको ये फंगल मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। तो फंगस के अंदर जो मोस्ट कॉमन केस होता है वो किसका होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस का। सेकंड है आपका कैंडिडा स्पीसीज, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फंगस आते हैं। थर्ड है आपका हिस्टोप्लाज्मा, जो आपको कॉमन किस एरिया में देखने को मिलेगा, जहां पर आपके बर्ड्स रहते हैं एंड पैट ड्रॉपिंग्स रहते हैं। पैट ड्रॉपिंग का मतलब जहां पे आपका जो चमगादड़ रहता है वहां पर आपको जनरली देखने को मिलेगा। लास्ट है आपका कॉक्सिडियोडिस, आपके फंगस इन्फेक्शंस। तो इस तरीके से आपके जो जनरली जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस, कैंडिडा स्पीसीज, हिस्टोप्लाज्मा एंड कॉक्सिडियोडिस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस किस तरीके से आपका कॉज करता है फंगस इन्फेक्शंस, तो सबसे पहले आप देखिएगा ये मोस्ट कॉमन है, यानी जनरली जो देखने को मिलेगा आपका वो कौन सा है, आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस। अब ये आपके ब्रेन तक किस तरीके से ट्रांसफर होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बर्ड एक्सक्रीटा, यानी ये जो बर्ड है ये आपका एक्सक्रीटा करेगा, यानी आपका जो इसके सब्सटेंस है वो रिलीज करेंगे, एक्सक्रीशन करेगा। और ये आपका जो बैट है, ये जो आप देख पा रहे हैं चमगादड़, ये आपने देखा होगा 1 नाइट के अंदर ये 3000 इंसेक्ट को बाइट कर सकता है, यानी 3000 इंसेक्ट को ये इनहेल कर सकता है, इंजेस्ट कर सकता है, खा सकता है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, चाहे आपका बर्ड्स है चाहे आपका बैट है, ये आपके एनवायरनमेंट के अंदर स्पोर्स को रिलीज करेंगे। जैसे ही आप इंस्पिरेशन करेंगे, यानी आप ह्यूमन बीइंग जैसे ही आपका इंस्पिरेशन करेगा, ये जो स्पोर्स है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपके लंग्स के अंदर चले जाएंगे, यानी इनहेलेशन इनटू द लंग्स। जैसे ही आपके लंग्स के अंदर जाएंगे तो लंग्स के लास्ट पार्ट जो आपका एल्वोलाई है वहां पर ये लॉज हो जाएंगे, यानी स्टक हो जाएंगे, यानी पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एल्वोलाई से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। डिसेमिनेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपके ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ये जो स्पोर्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप ब्लड सैंपल चेक कराते हैं अपना, तो ये रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कल्चर। तो इस तरीके से आपका जो बर्ड्स है और पेट्स है, ये आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करता है।
नेक्स्ट है आपका कैंडिडा स्पीसीज। कैंडिडा स्पीसीज मेनली जो है ईस्ट लाइक फंगाई होता है, जो आपका इन्फेक्शन क्रिएट करता है नॉर्मली स्किन के अंदर, माउथ के अंदर, गट के अंदर एंड वेजाइना के अंदर। गट का मतलब क्या होता है? जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर। लेकिन कुछ लोगों के अंदर मान लीजिए इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि एचआईवी एड्स इन्फेक्शन है या अनदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है, या मान लीजिए कीमोथेरापेटिक ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, कैंसर का है, तो ऐसे पेशेंटों में क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम वीक की वजह से कैंडिडा स्पीसीज भी आपका मेनिंजाइटिस क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर कॉमनली जो देखने को मिलता है, कैंडिडा एल्बिकेंस देखने को मिलता है। अनदर में आपको क्या मिलेगा? कैंडिडा ग्लेब्रेटा, कैंडिडा ट्रॉपिकालिस, कैंडिडा प्रोपेसिलोसिस एंड कैंडिडा ऑरिस। तो ये आपके कुछ स्पीसीज हैं, कैंडिडा की स्पीसीज हैं जो आपका क्रिएट कर सकते हैं मेनिंजाइटिस। और जनरली किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? जहां पर आपका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। थर्ड है आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो जनरली कॉज करता है, तो ये आपका थर्ड जो है फंगल इन्फेक्शन है आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो जनरली कॉज करता है वो आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज सिस्टम है, यानी आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो ये आपका सेम इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है लंग्स टू ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका हैंड का एक्सक्रीटा है, और एक्सक्रीटा आपने इनहेल किया थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स में गया, लंग्स के एल्वेलाई से आपके ब्लड के अंदर गया, और ब्लड के थ्रू आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफर हुआ, और वहां पर ये कॉज कर सकता है मेनिंजाइटिस। लार्ज फंगल इन्फेक्शन है आपका कॉक्सिडियोसिस। कॉक्सिडियोसिस जो है आपका उस एरिया में होता है जहां पर आपका कंडीशन एंडेमिक होता है। तो एंडेमिक की कंडीशन में आपका कॉक्सिडियोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है, सेम आपका लंग से ब्रेन के लिए ट्रांसफर हो सकता है। तो जो आपके इन्फेक्शंस जनरली लंग से ब्रेन के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जनरली ट्रांसफर होते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, जिनके अंदर आपका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। फोर्थ आपका कॉज है पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस में पैरासाइट है आपका नाइजीरिया फोलेरी। ये जनरली एक फ्री लिविंग अमीबा रहता है, जो आपका ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद आपके ब्रेन के अंदर कॉज करता है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एंसेफेलाइटिस, यानी आपका एंसेफेलाइटिस भी क्रिएट करेगा और आपका मेनिंजाइटिस भी क्रिएट करेगा। किस तरीके से ट्रांसफर होता है? तो ये आपके जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपकी स्टेजेस हैं पैरासाइटिक डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले आपका स्टेज है सिस्ट, यानी सबसे पहले ये जो आपका पैरासाइट है वो सिस्ट के रूप में है। जैसे ही ट्रांसफर होगा सेकंड स्टेज के अंदर, ट्रोपोजॉइट की स्टेज के अंदर, ये जो मार्क देख पा रहे हैं, आई का मतलब है इन्फेक्टिव स्टेज एंड डी का मतलब है डायग्नोस्टिक स्टेज। ये जो आई डी के साइन जो बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब इन्फेक्शन है, डायग्नोस्टिक स्टेज का मतलब अब आप सैंपल लेकर के डायग्नोस चेक करा सकते हैं। तो सेकंड स्टेज आपका ट्रोपोजोइट्स। थर्ड आपका फ्लैजिलेटेड फॉर्म। फ्लैजिलेटेड फॉर्म का मतलब है इसमें आपके जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर आपके कनेक्ट हो गए हैं ट्रोपोजोइट के अंदर, ये आपका क्या कहलाता है? फ्लैजिला कहलाता है, यानी अब ये मूवमेंट कर सकता है। फोर्थ आपका आता है प्रोमाइटोसिस। प्रोमाइटोसिस मान लीजिए आपके वाटर के अंदर है, और वाटर में आप क्या कर सकते हैं? स्विमिंग कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ ये इमेज देख पा रहे हैं, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए कुछ वाटर आपने इंजेस्ट कर लिया, तो उस वजह से आपने क्या किया? ये जो अमीबा है, ये आपके नोज के अंदर चला गया। जैसे ही आप स्विमिंग करते हैं, कुछ आपके वाटर का पार्टिकल आपके नोज के अंदर गया। नोज के अंदर ये अमीबा क्या करता है? आपके म्यूकोशल मेम्ब्रेन को, यानी म्यूकोशल लेयर को पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट का मतलब यहीं से आपके नोज से ऑल्फैक्टरी नर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। यानी ये जो आपका अमीबा है, ये आपके लंग्स में ट्रांसफर नहीं होगा, और ये यहीं से क्या करेगा? ऑल्फैक्टरी नर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑल्फैक्टरी नर्व में ट्रांसफर होगा, ये नर्व के थ्रू आपका ब्रेन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आपको ये दिखा, अमीबा माइग्रेट टू द ब्रेन बाय द
olfactory nerve causing the primary amoebic meningoencephalitis, जिसे हम बोलते हैं PAM। तो इस तरीके से आपका जो पैरासाइट इन्फेक्शन है वो आपके सिस्ट से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मेनिंजेस तक ट्रांसफर होता है। लास्ट है आपका नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। नॉन इन्फेक्शियस यानी ये जो कॉज करेगा वो आपका कहलाएगा असेप्टिक मेनिंजाइटिस, यानी विदाउट द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट के जो इन्फेक्शन क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। जिसके अंदर कॉमन कॉजेस क्या देखने को मिलेगा, ऑटो इम्यून और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, ड्रग इंड्यूस्ड मेनिंजाइटिस, कैंसर एंड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, केमिकल और टॉक्सिक इरिटेंट एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी आपकी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से आपका मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन है आपका सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, लूपस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आपके इफेक्ट होते हैं, जो हम डिटेल में जब ल्यूपस स्टडी करेंगे उसके अंदर बताएंगे। तो जनरली ये जो पार्ट कौन कौन से इफेक्ट करता है, माउथ, स्किन, हार्ट, ब्लड, मसल्स एंड जॉइंट्स, किडनी एंड लंग्स। तो जनरली ये जो लंग्स के जो पार्ट है बॉडी के, यहाँ पर ये जनरली इफेक्ट करता है। लेकिन मान लीजिए अगर सिस्टमिक लूपस आपका कॉज क्रिएट कर रहा है मेनिंजाइटिस, तो ये आपका कहलाता है ऑटो इम्यून कंडीशंस। सेकंड आपका ऑटो इम्यून कंडीशन है आपका सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस कंडीशन में क्या होता है, सार्कोडोसिस क्या करता है, जनरली आपकी बॉडी के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। जब ये सार्कोडोसिस आपकी बॉडी के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है तब ये कहलाता है ग्रैनुलोमा। तो जनरली ग्रैनुलोमा कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, आपके आईज, लिम्फ नोड, लंग्स, हार्ट, लीवर एंड स्प्लीन, जॉइंट्स एंड स्किन के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये कंडीशन अगर आपके मेनिंजेस को इफेक्ट करती है तब ये कंडीशन कहलाती है न्यूरोसार्कोडोसिस। न्यूरोसार्कोडोसिस का मतलब है ये आपका जो सार्कोडोसिस है ये आपके नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, यानी आपके मेनिंजाइटिस के अंदर प्रेजेंट है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी असेप्टिक मेनिंजाइटिस। सेकंड कॉज है आपका ड्रग इंड्यूस्ड मेनिंजाइटिस, यानी अभी जो डिस्कशन किया हमने वो आपका ऑटो इम्यून कंडीशंस था जिसके अंदर आपका एसएलई और सार्कोडोसिस था। सेकंड कॉज जो आपका नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आता है वो है आपका ड्रग इंड्यूस्ड मेनिंजाइटिस, यानी कुछ आपकी मेडिसिन रहेंगी उसकी वजह से भी आपका मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनएसएआईडी यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एग्जाम्पल आइबुप्रोफिन, एंटीबायोटिक ट्राइमेथ्रोप्रिन, सल्फामेथाडाजोल, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन, अगर आप मान लीजिए इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं और वो आईवी दे रहे हैं उससे भी आपका कॉज हो सकता है। एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मींस लेबोरेटरी मेड प्रोटीन, जो आपकी प्रोटीन्स हैं, जो आपके एंटीबॉडीज हैं जो लेबोरेटरी में फॉर्म किए जाते हैं वो आपके एंटीबॉडी क्या कहलाते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लिक्सिमैब एंड इटरनेसेप्ट, ये जो एंटीबायोटिक है ये आपकी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। थर्ड है आपका कैंसर एंड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। अगर मान लीजिए आपकी कंडीशंस कैंसर है या पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है तो उसकी वजह से भी आपका मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस क्या कहलाता है, जब आपकी कैंसर सेल मेनिंजेस के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और ट्रांसफर किस कंडीशन में होगा, मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर अगर मेटास्टेसिस फेज में पहुंचता है, मेटास्टेसिस का मतलब ट्रांसफर द कैंसर सेल फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो ये ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट से जो कैंसर की सेल्स हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं आपकी मेनिंजेस के अंदर, या लंग्स के अंदर जो कैंसर सेल है वो ट्रांसफर हो रही है आपके मेनिंजेस के अंदर, तब ये कंडीशन कहलाती है आपकी कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है आपका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब है आपका ऑटो इम्यून या इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अगर ट्रिगर्ड होता है कैंसर की वजह से। मान लीजिए आपकी बॉडी में कैंसर है और कैंसर की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून कंडीशन या इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आपका बॉडी अगेंस्ट द कैंसर सेल क्रिएट कर रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम।
तो ये दोनों ही कंडीशन आपका कॉज कर सकती हैं मेनिंजाइटिस। होता है आपका केमिकल और टॉक्सिक इरिटेंट। मान लीजिए सर्जरी है, कोई आपका सर्जरी हुआ, जैसे मान लीजिए आपका सबअर्कनोइड स्पेस में या ब्रेन के अंदर, या मान लीजिए आपको ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपको क्या हुआ, ब्रेन का कोई सर्जरी हुआ, मान लीजिए क्रेनियोटॉमी हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ इरिटेंट होते हैं जिसकी वजह से आपका मेनिंजेस इरिटेशन हो सकता है। इरिटेशन का मतलब इन्फ्लामेशन क्रिएट हो सकता है। तो अगर हेड इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से जो आपका मेनिंजाइटिस कॉज होता है वो आपका कहलाता है पोस्ट सर्जिकल मेनिंजाइटिस। यानी आफ्टर द ऑपरेशन आपके हेड का कोई भी ऑपरेशन होता है, उसकी वजह से अगर मेनिंजाइटिस कॉज होता है तो ये कहलाता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल मेनिंजाइटिस। मेडिकेशंस, कुछ आपकी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से भी आपका मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इंट्राथीकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राथीकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब आपका मेडिसिन वर्टिब्रा कॉलम के अंदर यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वर्टिब्रा कॉलम के अंदर मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, तब वो रूट कहलाता है इंट्राथीकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक डिलीवर इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेकंड है आपका कॉन्ट्रास्ट एजेंट। जैसे मान लीजिए अगर आप सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं और अगर वो क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होती है तो पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट जो है इंजेक्ट किए जाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट के इरिटेशन की वजह से या एलर्जी की वजह से आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी केमिकल और टॉक्सिक इरिटेंट की वजह से भी आपको मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो गया, सीएसएफ लीक हो गया। सीएसएफ लीक होने की वजह से क्या होता है, आपका ये कंडीशन जनरेट हो सकता है। अब सीएसएफ लीक किस कंडीशन में हो सकता है, बाय द ट्रोमा, यानी डायरेक्ट आपको एक्सीडेंट हो गया, ट्रोमा हो गया, हेड इंजरी हो गया, या आपने लुम्बार पंक्चर किया जो आपने सही तरीके से नहीं किया, तो उसकी वजह से भी आपका सीएसएफ लीक हो। ये जो आपको ग्रीन कलर का जो ड्रॉप दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सीएसएफ आपका लीक हो रहा है, जिसकी वजह से आपके मेनिंजेस के अंदर इरिटेशन या इन्फेक्शन आपका ट्रांसफर हो सकता है, और ये आपका कॉज करता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और मेनिंजाइटिस। तो ये अभी हमने डिस्कशन किया कॉजेस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कौन कौन से आपके रिस्क फैक्टर हैं जो आपका चांसेस है जिसके अंदर मेनिंजाइटिस हो सकता है। सबसे पहले आपका एज, वीक इम्यून सिस्टम, क्लोज कॉन्टैक्ट, क्राउडेड लिविंग कंडीशन, रिसेंट इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, सर्टेन मेडिकेशन कंडीशन, हेड इंजरी और सर्जरी एंड अनवैक्सीनेटेड कंडीशन। तो वन बाय वन हम डिटेल में इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है आपका एज। तो एज किस तरीके से रिस्क फैक्टर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई रिस्क में कौन है, आपका इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज, यानी ओल्डर एडल्ट और आपका इन्फेंट एंड चिल्ड्रन आपके हाई रिस्क में रहते हैं मेनिंजाइटिस के। लो रिस्क में कौन आते हैं, आपके यंग एज, यानी आपका जो 40 ईयर है या 30 ईयर का जो एज के जो पीपल है उनके अंदर लो चांसेस होते हैं मेनिंजाइटिस का। और हायर किसके अंदर होता है, आपका इन्फेंट, चिल्ड्रन और ओल्ड एज। अब ओल्ड एज के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर हाई रिस्क क्यों है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द वीक इम्यून सिस्टम। क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर और इन्फेंट के अंदर इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, और हाई रिस्क ओल्ड एज में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होने के बाद वापस आपका डैमेज हो जाता है। इस वजह से आपका जो दोनों कंडीशन है जनरली किसमें देखने को मिलेगा, 1 मंथ के इन्फेंट के अंदर और एल्डरली इंडिविजुअल के अंदर, यानी जो ओल्ड एज है। सेकंड आपका वीक इम्यून सिस्टम, जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया। वीक इम्यून सिस्टम किसकी वजह से हो सकता है, आपका एचआईवी एड्स की वजह से हो सकता है, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स अगर आपको चल रहा है, या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं। मान लीजिए आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है किसी भी चीज से, तो आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना हो उसको कम करने के लिए आप क्या लेते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है
सप्रेस हो जाता है, यानी एक्टिव नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और उस कंडीशन में आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और अगर हम उसके क्लोज में आते हैं तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली क्या है, आपका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पर्सन है, यहाँ से 1 मीटर की जो डिस्टेंस पे होता है वो आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। यानी अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर हम खड़े हुए हैं तो आपका एयरबॉर्न भी देखने को मिलेगा और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर हम 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं तो आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको एयरबॉर्न स्प्रेड देखने को मिलेगा। इसलिए बोला जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से एटलीस्ट 2 मीटर का डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि 2 मीटर से अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको एयरबॉर्न स्प्रेड भी चांसेस नहीं रहेगा। क्राउडेड लिविंग कंडीशन, मान लीजिए ऐसे एरिया में हम लोग रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बैक्टीरिया वायरसेस के जो चांसेस होते हैं स्प्रेडिंग का वो बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल डोरमेट्रीज, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, बसेस स्टैंड पे देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे शेल्टर्स बने होते हैं। शेल्टर्स का मतलब टेम्परेरी जो वो आपका लिविंग प्लेसेस है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, क्राउडेड कंडीशन है। तो अगर आप ऐसे एरिया में मोस्टली रहते हैं जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रिसेंट इन्फेक्शन। रिसेंट इन्फेक्शन का मतलब है, आप मान लीजिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको प्रीवियस टाइम में हुआ है या ईयर इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन नियर बाई होते हैं आपके ब्रेन के, और ये जनरली इन्फेक्शन इजिली ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओटाइटिस मीडिया है, और ओटाइटिस मीडिया जनरली ये ट्रांसफर हो सकता है आपके ब्रेन के अंदर और कॉज कर सकता है आपका मेनिंजाइटिस। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी आपको, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको भी ज्यादा चांसेस होते हैं आपके मेनिंजाइटिस के। इसके अंदर कॉमन देखने को जो मिलता है वो आपका लिस्टीरिया। तो आप देख पा रहे हैं ये लिस्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडीज को जनरली होता है। नेक्स्ट है आपका सर्टेन मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन का मतलब आपको पहले से कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, या अगर आप अल्कोहल लेते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में है आप, लॉन्ग टाइम से क्रॉनिक अल्कोहल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो डायबिटीज की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से आपको मेनिंजाइटिस के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेड इंजरी और सर्जरी। मान लीजिए डायरेक्ट आपको हेड इंजरी हो गया या आपका कोई सर्जरी हुआ है, तो जहां पर आपका ओपनिंग एरिया है वहां से आपका बैक्टीरिया वायरस इजिली आपके ब्रेन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट है आपका अनवैक्सीनेटेड कंडीशन। आपने क्या है, कोई भी वैक्सीन नहीं लिया है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा चांसेस होते हैं आपके मेनिंजाइटिस के, स्पेशली आपके मेनिंजोकोकल, न्यूमोकोकल एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है। तो ये हमने डिस्कशन किया कॉजेस के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये आपका जो बैक्टीरिया है या वायरस है, फंगल है, पैरासाइट है, ये आपका ब्रेन के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पैथोफिजियोलॉजी आपका डिपेंड करेगा कि आपका कॉज क्या है, ये बैक्टीरिया है या वायरस है। तो जनरली हम बैक्टीरिया का पैथोफिजियोलॉजी डिस्कशन कर रहे हैं कि बैक्टीरिया इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ट्रॉमा। ट्रॉमा हो गया तो डायरेक्ट एंट्री कर जाएगा, और अगर बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो आपका बैक्टीरिया इंटर करेगा थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। इंटर द म्यूकोसल सरफेस एंड कैविटी, अभी आपका बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम से म्यूकोसल सरफेस के थ्रू आपके ब्रेन की कैविटी में इंटर करेगा, यानी क्रेनियल कैविटी में इंटर करेगा। जैसे क्रेनियल कैविटी में इंटर करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल बैरियर। नॉर्मल बैरियर आपका क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो आपका ब्रेन के अंदर हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, उसको ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा।
क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, प्रोलिफरेट इन द सीएसएफ, यानी जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वहां पर ये अपना डेवलपमेंट करने लगेगा, यानी कॉलोनी फॉर्मेशन करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, और आपके मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट होने लगेगा। जैसे ही आपके मेनिंजेस के अंदर ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा, मैक्सिमम ऑफ सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा, और सीएसएफ क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। सीएसएफ जैसे इंक्रीज होगा, आपके ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो आपका हाइड्रोसेफलस डेवलप हो जाएगा। अब एडल्ट के अंदर हेड का साइज तो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो स्कल बोन है, जो आपके फॉन्टेनल्स हैं, वो आपके क्लोज हो चुके हैं। लेकिन अगर ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, तो हेड का साइज क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट होता है। तो ये क्या होगा, आपका इंक्रीज आईसीपी होगा, जिससे आपका प्रेशर किस पे पड़ेगा, आपके ब्रेन के टिश्यूज पे पड़ेगा, और आपके डिफरेंट टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या आपके साइनस सिम्टम्स नजर आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल सिम्टम्स, जो आपके बैक्टीरिया या वायरस की वजह से देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली जैसे ही आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, फीवर, सीवियर हेडक। सीवियर हेडक क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन। जैसे आपका सीएसएफ इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोसेफलस हुआ, और ब्रेन के टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, यानी लैक ऑफ स्पेस है, और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगा। जैसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगा, तो आपको नेक स्टिफनेस, यानी बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस है वो आपको देखने को मिलेगा। सेंसिटिविटी टू लाइट्स, यानी फोटोफोबिया आपको देखने को मिलेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर आपको नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। कंफ्यूजन और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑन द ब्रेन, यानी ब्रेन के टिश्यूज पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो ब्रेन के जितने भी फंक्शन होते हैं वो आपके डिसरप्ट हो जाएंगे। एंड सीजस, सीजस क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी, और बॉडी के अंदर आपको सीजर्स, एपिलेप्सी, ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कि किस तरीके से ये जो कंडीशन है इसको हम आइडेंटिफाई करें, किसको हम मेनिंजाइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हम किस तरीके से डायग्नोस करें। तो सबसे पहले आपका स्टेप्स फॉर डायग्नोसिस। मान लीजिए आपके सामने एक पेशेंट आ रहा है, तो किस तरीके से हम डायग्नोस करें पेशेंट को। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्ट्री में क्या करते हैं, जो भी आपके साइन या सिम्टम है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का, और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसे कंफर्म करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मेनिंजाइटिस में जनरली दो साइन क्रिएट किए जाते हैं, कर्निंग साइन एंड ब्रुडजिंस्की साइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजियल साइन के नाम से जानते हैं। यानी जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस होगा, उसके अंदर ये दो साइन आपको हॉलमार्क के रूप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, इफ नो साइन ऑफ रेट इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मान लीजिए आपको कोई भी सिम्टम ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसमें आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ है, तो आपका क्या होगा, प्रोसीड विद द लुम्बार पंक्चर फॉर सीएसएफ एनालिसिस। उस केसेस में आप सीएसएफ का एनालिसिस कर सकते हैं, यानी लुम्बार पंक्चर कर सकते हैं और सीएसएफ का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको साइनस सिम्टम नजर आ रहे हैं कि पेशेंट हैव अ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो उस केसेस में आपको सीएसएफ एनालिसिस नहीं करना है, मींस लुम्बार पंक्चर नहीं करना है, और आपको इन्वेस्टिगेशन करना है सीटी स्कैन एंड एमआरआई बिफोर लुम्बार पंक्चर। एंड लास्ट है आपका, यूज एडिशनल टेस्ट, जिसके अंदर पीसीआर, कल्चर, एंटीजन टेस्ट टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट। तो डिफरेंट टाइप के आपके इन्वेस्टिगेशन रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेनिंजियल साइन, कर्निंग साइन और ब्रुडजिन्स की साइन किस तरीके से चेक करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि कर्निंग साइन, ब्रुडजिन्स की साइन कैसे चेक करते हैं, तो आज हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। तो कर्निंग साइन क्या है, आपका एक फिजिकल असेसमेंट के अंदर ये साइन चेक किया जाता है, जो कि आपका क्रिएट कब होता है, जब आपका
ब्रेन के अंदर जो लेयर है मेनिंजेस वो आपका इरिटेशन होती है। इरिटेशन का मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो उसमें ये साइन देखने को मिलता है। इस साइन को कैसे चेक किया जाता है? सबसे पहला स्टेप है आपका, पेशेंट को आपको फ्लैट पोजीशन में यानी सुपाइन पोजीशन में मेंटेन करना है। यानी पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई फ्लैट ऑन दियर बैक। सेकंड आपको स्टेप में क्या करना है, नी इज फ्लैक्स टू द 90 डिग्री। जो आपका नी है पेशेंट का उसको 90 डिग्री में फ्लैक्स करना है। उसके बाद हिप फ्लैक्स टू द 90 डिग्री। पेशेंट का जो हिप है उसको भी 90 डिग्री में फ्लैक्स करना है। रिजल्ट क्या आएगा, एक्सटेंशन ऑफ द नी इज पेनफुल और लिमिटेड इन एक्सटेंशन। जैसे आप पेशेंट के नी को एक्सटेंशन करेंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा। अब एक पोजीशन में हम आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, पेशेंट को फ्लैट पोजीशन में यानी सुपाइन पोजीशन में आपको लिटा देना है। सेकंड स्टेप, नी इज फ्लैक्स टू 90 डिग्री। यानी पेशेंट का ये जो लेफ्ट लेग देख पा रहे हैं इसको आपको क्या करना है, 90 डिग्री में फ्लैक्स करना है। ये जो आप हैंड देख पा रहे हैं ये आपका एग्जामिनर है, यानी आपका जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसने क्या किया, ये नी को 90 डिग्री में मेंटेन किया। ये जो देख पा रहे हैं ये आपका नी जो है 90 डिग्री में, ये देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री में मेंटेन हो गया। सेकंड, हिप इज फ्लैक्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका हिप है जो कि 90 डिग्री में मेंटेन हो गया। ये आप यहाँ पे आप एंगल देख पा रहे हैं, ये जो हिप है ये आपका 90 डिग्री में मेंटेन हो गया। सेकंड, आपको किस तरीके से इसको टेस्ट करना है, तो यहाँ पर ये जो आपने नी को 90 डिग्री में मेंटेन किया है इसको आपको धीरे धीरे से आपको एक्सटेंशन करना है। इस तरीके से जो आप एरो नजर आ रहा है इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सटेंशन कराना है। अगर मान लीजिए मेनिंजाइटिस है तो ये पेशेंट को क्या होगा, एक्सटेंशन करने में पेन होगा और रेजिस्टेंस फील करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये पेशेंट इस पैर को इधर नहीं जाने देगा। तो ये साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव कर्निंग साइन। तो कंडीशन समझ में आ गया। पहले नी को आपको 90 डिग्री मेंटेन करना है, फ्लेक्स करना है। सेकंड आपको हिप को भी मेंटेन करना है। तो ये आपका दोनों कंडीशन सेम टाइम पे मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको एक्सटेंशन कराना है। जैसे ही आप एक्सटेंशन कराएंगे पेशेंट को पेन फील होगा और रेजिस्टेंस करेगा, यानी पेशेंट आपके जो पैर है उसको इधर नहीं जाने देगा। ये कंडीशन आपका कहलाता है कर्निंग साइन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कर्निंग साइन कब होगा, when the pain and resistance when attempting to extend the knee, it is considered a positive कर्निंग साइन। यानी जब आप पेशेंट के पैर को एक्सटेंशन में ले जाते हैं तो पेशेंट को पेन होगा और पेशेंट क्या करेगा, उस लेग को उस डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, मतलब एक्सटेंशन नहीं होने देगा। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी पॉजिटिव कर्निंग साइन। तो नेगेटिव कब होगा, जब आपको पेन नहीं होगा और आप रेजिस्टेंस भी नहीं कर पाएंगे और पेशेंट जो है इजीली उसको एक्सटेंशन कर देगा पैर को। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव कर्निंग साइन। इसका मतलब पेशेंट को मेनिंजाइटिस नहीं है। नेक्स्ट है आपका ब्रोडजिंस्की साइन। इसको कैसे टेस्ट करना है, ये भी आपका कब चेक किया जाता है, जब आपका मेनिंजाइटिस का कंडीशन होता है। तो ब्रोडजिंस्की साइन में हम क्या करते हैं, सेम स्टेप्स आपको पहले फॉलो करना है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में यानी फ्लैट पोजीशन में आपको लेटा देना है। सेकंड आपको क्या करना है, जो आप एग्जामिनर हैं जैसे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आप अपना एक हाथ जो है पेशेंट के हेड के नीचे आपको सपोर्ट करना है और सेकंड जो हैंड है वो आपको चेस्ट पर रखना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, वन हैंड बिहाइंड द पेशेंट हेड एंड सेकंड प्लेस ऑन द चेस्ट टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द ट्रंक। मतलब क्या है कि ट्रंक का मूवमेंट आपका न हो, इसलिए आपको एक हाथ को चेस्ट के ऊपर रखना है और एक हाथ को आपको नेक के नीचे रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट का जो नेक है, ये जो चिन है, इसको चेस्ट से टच कराना है। यानी इसको ऐसे बेंड करा करके और चिन को चेस्ट से अटैच कराना है। तो ये आपका कंडीशन है। अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इसमें देखिए सबसे पहले फ्लैट पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हाथ को पेशेंट के
हेड के नीचे लगाना है, सेकंड आपको चेस्ट पे लगाना है। इसमें क्या कर रहा है, दोनों ही आपने हेड के नीचे लगा लिए, लेकिन एक आपको यहाँ पे लगाना है, एक आपको नेक के नीचे लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट आपका फ्लैट है, इस तरीके से पेशेंट लेटा हुआ है। जैसे ही आप नेक को यानी जो चिन है उसको चेस्ट पर टच कराते हैं, पेशेंट का ऑटोमेटिकली ये जो नी है ये आपका फ्लैक्शन में चेंज हो जाता है। यानी इनवॉलेंट्री आपका जो लेग है और नी है, ये जो हिप है और नी है, ये आपका फ्लैक्शन के कंडीशन में चला जाता है, इस तरीके से मेंटेन कर लेता है। हमने इसके गर्दन को टच कराया चेस्ट से और इधर ऑटोमेटिकली ये कंडीशन आपको देखने को मिल गया। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव ब्रोजेंस की साइन, यानी आपको पैसिव फ्लैक्शन ऑफ द नेक। जैसे ही नेक को कराएंगे इधर कंडीशन आपको मूवमेंट मिलेगा। तो पॉजिटिव ब्रोजेंस की साइन क्या है, observe when the patient involuntarily flex their hip and knee in response to the neck flexion। आपने नेक का फ्लेक्शन कराया और ऑटोमेटिकली आपका नी का और हिप का क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया। नेगेटिव कब मिलेगा, जब आपने नेक का फ्लेक्शन कराया बट आपका नी का और हिप का कोई भी फ्लेक्शन नहीं मिला, तो ये कंडीशन आपका क्या मिलेगा, नेगेटिव ब्रोजेंस की साइन मिलेगा। अब ये कंडीशन होती क्यों है, बिकॉज ऑफ द इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। क्योंकि मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है यानी मेनिंजाइटिस हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर इसको बेंड कराते हैं, स्टिफनेस की वजह से आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस है और स्ट्रेचिंग होता है, जिसकी वजह से आपका जो नी है और हिप है ये ऑटोमेटिक फ्लैक्स हो जाते हैं। तो ये कंडीशन कहलाते हैं आपका ब्रुडजन्स की साइन। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में नॉर्मली क्या चेक करते हैं, सीबीसी। जैसे मान लीजिए अगर आपको डब्ल्यूबीसी काउंट का नंबर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ब्लड में इंफेक्शन है। ब्लड कल्चर के अंदर ब्लड सीएस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ये कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कराना पड़ता है, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यानी बैक्टीरियसीमिया है कि नहीं है या सेप्टिसीमिया है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी चेक कराते हैं। ये आपका क्या है, एक प्रोटीन है जो लीवर से रिलीज होता है, किस कंडीशन में, जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट होता है। तो सीआरपी का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप टेस्ट करते हैं कि सीआरपी का लेवल इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन है। एडिशनल टेस्ट में क्या करते हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर क्या करते हैं, जील नील्सन स्टेनिंग एंड कल्चर टेस्ट कराते हैं। और आईजीआरए मतलब इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, किस कंडीशन में कराना है, आपको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में कराना है। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई प्रेजेंट है, बट सिम्टम्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब आपका जो टीबी है वो लेटेंट फेज के अंदर है। टीबी आपका दो फेज में रहता है, एक आपका एक्टिव फेज में होता है, एक आपका लेटेंट फेज में होता है। एक्टिव फेज का मतलब है कंप्लीटली आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आपकी बॉडी में डेवलप है और उसने सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन लेटेंट स्टेज में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है बट उसने अभी तक सिम्टम्स शो नहीं किए हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो टेस्ट कराना पड़ेगा वो होगा आपका आईजीआरए, इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, इन द केस ऑफ द लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। और एक्टिव फेज में आपको क्या कराना पड़ेगा, सीएसएफ एनालिसिस कराना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट जो करेंगे आप जीन नील्सन स्टेनिंग एंड कल्चर टेस्ट करते हैं। अगर आपको फंगल मेनिंजाइटिस है तो उस केस में आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, इंडिया इंक स्टेनिंग फॉर द टेस्ट द क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट। यानी आपको क्रिप्टोकोकस की वजह से अगर आपको इंफेक्शन क्रिएट हुआ है तो उस केसेस में आपको फंगल मेनिंजाइटिस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यू हैव टू डू द इंडिया इंक स्टेनिंग टेस्ट। नेक्स्ट आपका नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस यानी कैंसर सेल की वजह से अगर आपको मेनिंजाइटिस कॉज हुआ है, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, सीएसएफ का एनालिसिस करना है। और सीएसएफ के अंदर आपको क्या मिलेगा, मैलिग्नेंट सेल यानी कैंसर सेल देखने को मिलेगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो एडिशनल, अगर आपको सस्पेक्ट लगता है उस केसेस में आपको ये एडिशनल इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है।
नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कशन कर लिया कि किस तरीके से आपका कॉज होता है, कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या आपको करना है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो देखिए, ट्रीटमेंट आपका डिपेंड करता है कॉज के ऊपर। मान लीजिए इसके अंदर बैक्टीरियल कॉज भी है, वायरल कॉज भी है, फंगल भी है, पैरासाइट भी है, नॉन इन्फेक्शियस भी है। तो ट्रीटमेंट भी आपका किस पर डिपेंड करेगा, एग्जैक्ट कॉज क्या है। बैक्टीरियल कॉज है तो बैक्टीरियल का ट्रीटमेंट यानी एंटीबायोटिक चलेगा, फंगल है तो एंटी फंगल चलेगा, वायरल है तो एंटी वायरल चलेगा, नॉन इन्फेक्शियस है तो आपका इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा है तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कराना है, कैंसर की वजह से हो रहा है तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रीटमेंट किस पर डिपेंड करेगा, आपकी कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले आपका एंटीबायोटिक जो जनरली यूज होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, वो है आपका सेफ्ट्रिक्सोन और सेफोटैक्सिन। यानी आपके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो जनरली हम सबसे पहले बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वेंकोमाइसिन to cover the resistance gram positive organism like the streptococcus pneumoniae। मान लीजिए अगर ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, यानी हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, बैक्टीरिया ने ड्रग को रेजिस्टेंस कर लिया है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने रेजिस्टेंस कर लिया है, तो उस केसेस में आपको वेंकोमाइसिन एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है आपका एम्पेसिलिन, स्पेशली फॉर द लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, स्पेशली इन द नियोनेट, एल्डरली और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स। यानी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, यानी बच्चों के अंदर या ओल्डर एज के अंदर। तो स्पेशली अगर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स है तो उस केस में आपको एम्पेसिलिन यूज करना है। एडिशनली आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं जो आपका इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, जैसे डेक्सामेथासोन। तो इस तरीके से आपके यहाँ जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ये आपके कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस में वायरल जो ड्रग्स हैं वो स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं आता है, तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो इसके अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट में मान लीजिए एनाल्जेसिक्स, अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन किलर दे देते हैं, एसिटामिनोफेन फॉर द हेडेक एंड फीवर। सीजर्स अगर आपको आ रहे हैं तो लोराजिपम, फेनिटोइन एंड बार्बिटूरेट मेडिसिन दे देते हैं। इंक्रीज आईसीपी, अगर मान लीजिए आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस केसेस में आपको मैनिटोल 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से दे देते हैं। मान लीजिए आपका वेट 70 kg है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। एंटीवायरल थेरेपी में असाइक्लोवायर स्पेशली देते हैं जब आपको सस्पेक्टेड है, यानी आपने इन्वेस्टिगेशन कराया और उसके अंदर आपको एचएसवी और वीजेडवी अगर आपको मिल रहा है, यानी herpes सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो उस केसेस में आपको एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट करना है, यानी असाइक्लोवायर आपको मेडिसिन स्टार्ट करना है। इन केसेस ऑफ द हाइड्रोसेफलस, अगर मान लीजिए कंडीशन बहुत सीवियर हो गया है, हाइड्रोसेफलस डेवलप हो गया है, तो उसमें आपको वीपी सेंट और एलपी सेंट जो सर्जिकल प्रोसीजर है ये आपको अप्लाई करना है। वीपी सेंट का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संच, एंड एलपी संट का मतलब क्या होता है, लुम्बार पंक्चर संच। तो ये संट को हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल। वेंट्रिकुलो का मतलब है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आप जानते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, जहां पे आपका सीएसएफ फ्लो होता है। तो वहां से आपको क्या करना है, सीएसएफ का जो ट्रैक है वो हमें डायरेक्शन चेंज करना है और कहां पर ट्रांसफर करना है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो ये जो प्रोसीजर कहलाता है वीपी संट। संट का मतलब थ्रू द कैथेटर के थ्रू आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपके ब्रेन के, ये जो देख पा रहे हैं संट ट्यूब है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये आपका क्या है, एक्सिस सीएसएफ है। और ये जो ट्यूब है ये आपका इनर साइड स्किन के अंदर डालते हुए और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इसको ओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो सीएसएफ का ट्रैक है, जो एक्स्ट्रा सीएसएफ है, वो इस ट्यूब के अंदर जाकर के और पेरिटोनियल कैविटी में कलेक्ट होता है। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर
ये आपका एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो स्टंट किया जाता है। यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, ये आपका वल्व है। वल्व का मतलब है इस सीएसएफ का फ्लो केवल ब्रेन टू एब्डोमिनल कैविटी की साइड होगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम कलेक्ट हो जाए तो वापस आपका ब्रेन के अंदर चला जाए। तो ये वल्व क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द बैक फ्लो। ये जो फ्लूइड है ये वापस आपका ब्रेन में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर वल्व लगा दिया जाता है कि वन वे डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। ये जो एरो देख पा रहे हैं, फ्लो ऑफ सीएसएफ फ्रॉम द ब्रेन टू द पेरिटोनियल कैविटी। जैसे फर्दर टाइम में अगर आपका सीएसएफ नॉर्मल हो जाता है, हाइड्रोसेफलस आपका कंडीशन जो है वो सप्रेस हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है पेशेंट, तो बाद में इस ट्यूब को वापस रिमूव कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर कहलाता है आपका वीपी स्टंट। इसके लिए आप क्या करते हैं, आपका जनरल अनेस्थीसिया यूज किया जाता है और पेशेंट के ब्रेन के अंदर एक ओपनिंग करके, जिसे हम बोलते हैं बर होल करके, और इस ट्यूब को अंडर द स्किन डाल के और इंटरनली इसको एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एलपी संट एंड एलपी टैपिंग। एलपी संट का मतलब क्या है, लुम्बर पंक्चर संट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लुम्बर पंक्चर के अंदर इस ट्यूब को डाला और पेरिटोनियल कैविटी में यहीं से रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे आपने ब्रेन के वेंट्रिकल से ट्यूब नहीं डाला, यहाँ पर आपने कहाँ से डाला है, स्पाइनल कॉर्ड से, यानी वर्टिब्रा से। तो ये क्या कहलाता है, लुम्बर पंक्चर स्टंट। और इसको आपने कहाँ पर रिलीज कर दिया, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो ये सेम प्रोसीजर क्या कहलाएगा, आपका एलपी संच। नेक्स्ट है आपका एलपी टैपिंग, यानी लुम्बर पंक्चर टैपिंग या सीएसएफ टैपिंग। इसमें क्या होता है, मैनुअली आपको क्या करना पड़ता है, सीएसएफ को वर्टिब्रा कॉलम से, स्पाइनल कॉर्ड से आपको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका स्पाइनल निडिल है, ये आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, और इसको मैनुअली क्या करते हैं, हम एस्पिरेट करते हैं या किसी ट्यूब के थ्रू कनेक्ट करके इसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, आपका टेम्परेरी होता है। जब आपका बहुत ज्यादा सीएसएफ इंक्रीज हुआ है, उस केसेस में आपको अगर प्रोसीजर करने में टाइम है तो उस केसेस में टेम्परेरी आपका एलपी टैपिंग कर दिया जाता है। अगर फर्दर सीएसएफ का अमाउंट इंक्रीज होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, तो उस केसेस में हम एलपी स्टंट और वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल स्टंट कर दिया जाता है। थर्ड है आपका फंगल मेनिंजाइटिस। तो फंगल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, एंटी फंगल थेरेपी यूज की जाती है। तो जनरली एंटी फंगल थेरेपी में आपके क्या आते हैं, एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन विद द फ्लूकोनाजोल मेडिसिन यूज की जाती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एम्फोटेरिसिन बी यूज की जा रही है फॉर द एंटी फंगल थेरेपी। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में कौन सा बैक्टीरिया, आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो जिस तरीके से आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर डॉस थेरेपी के अंदर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट चलता है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का है वही आपको यहाँ पर देना है। फॉर एग्जाम्पल आइसोनियाजेड, रिफाम्पिन, पायरिजेनामाइड, स्टेप्टोमाइसिन एंड इथाम्ब्यूटॉल। ये जो है कोर्स रहेगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का रहेगा, यानी 9 to 12 मंथ का रहेगा। एडिशनली आप क्या दे सकते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन साथ में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब, अगर ये आपको मेनिंजाइटिस ना हो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लिया कि वैक्सीनेशन, आपको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेने से क्या होगा, स्पेशली जो बैक्टीरिया आपका नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जो कॉमन आपको बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, ये आपका प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग करना है, ये सारी चीजें आपको करेंगे तो ये क्या होगा, हाइजीन मेंटेन करोगे तो आपका जो इन्फेक्शन है वो इजिली आपको ट्रांसफर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आपका एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो आपको मास्क यूज करना है, पीपी किट पहनना है। तो ये सारी चीजें इसमें कि आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हियरिंग लॉस आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस
एक आपका सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग में क्या होता है, आपके ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस होता है। सेंसोरी न्यूरल लॉस में क्या होता है, आपका जो न्यूरल है या आपका जो नर्व है, जो आपका ऑल्फैक्ट आपका जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है वो आपका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी परमानेंट हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलता है। एपिलेप्सी एंड सीजर्स, जैसे ही आपका हाइड्रोसेफलस जनरेट होगा, ब्रेन के टिश्यू के अंदर कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपका अनकंट्रोल्ड के रूप में बर्स्ट हो जाएगा, यानी अनकंट्रोल रूप में फॉर्मेशन होने लग जाएगा और आपको एपिलेप्सी सीजर्स का केसेस देखने को मिलेगा। हाइड्रोसेफलस ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया। जैसे ही आपका बैक्टीरिया सीएसएफ के अंदर है, वहां पर सीएसएफ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन आपका नॉर्मल चल रहा है, तो इस केसेस में आपका एक्युमुलेशन ऑफ द सीएसएफ होता है और उस केसेस में आपका ब्रेन के अंदर प्रेशर जनरेट होता है और कंडीशन आपका हाइड्रोसेफलस जनरेट होता है। स्ट्रोक की कंडीशन कैसे डेवलप होगा, जैसे ही आपका प्रेशर ब्रेन के अंदर इंक्रीज होगा, जो माइनर कैपिलरीज हैं वो आपका ब्लॉक होने लगेगा और ब्लॉकेज की कंडीशन में क्या होगा, पर्टिकुलर किसी एरिया में आपका ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा और उस एरिया के टिश्यू जो है डेथ होने लग जाएंगे और कंडीशन आपका स्टॉप हो जाएगा। ब्रेन एब्सेस मेनिंजाइटिस से आपका एक कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकता है कि आपका जो इन्फेक्शन है जो अभी आपका मेनिंजेस में है, नेक्स्ट आपका एंसेफेलाइटिस और उसके बाद ये इन्फेक्शन आपके ब्रेन के टिश्यूज के अंदर ब्रेन एब्सेस कॉज कर सकता है, ब्रेन ट्यूमर कॉज कर सकता है। मेमोरी लॉस ड्यू टू द कंप्रेशंस, पैरालिसिस ड्यू टू द नर्व सिग्नल जो है आपका ट्रांसफर होना स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। एंड लर्निंग डिफिकल्टी, जो भी आपके सेरिब्रम के फंक्शंस रहते हैं वो लगभग आपके सभी डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट इन द केस ऑफ द मेनिंजाइटिस। एज ए नर्सिंग का रोल क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है। जैसे आपके पास पेशेंट आएगा, आपको पेशेंट का असेसमेंट करना है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बेसलाइन वाइटल साइंस चेक करना है। डिजीज आपका ऑनगोइंग असेसमेंट है या डिजीज आपकी प्रोग्रेशन कर रही है या डिजीज आपका क्रिटिकल है, ये आपका असेसमेंट करना है। पेशेंट इज मॉनिटर्ड फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, एग्जांपल रेस्पिरेटरी फेलियर है, ये आपको असेसमेंट करना है। क्या क्या आपको नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म हो सकती है, इनइफेक्टिव गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, impaired physical mobility related to paralysis and fatigue, altered nutrition less than body requirement related to dysphagia, cranial nerve dysfunction। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिस्फेजिया। डिस्फेजिया माने क्या होता है, डिफिकल्टी इन द सॉलिंग, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, उस केसेस में क्या हो सकता है, आपको आपका जो बॉडी का न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो आपका इम्बैलेंस हो सकता है। हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द सीजर एपिसोड, जैसे आपको एपिलेप्सी हो रहा है या सीजर्स एपिसोड आ रहे हैं तो आपको इजिली फिजिकल इंजरी होने के चांसेस हैं। इम्पेयर्ड वर्बल फंक्शन रिलेटेड टू क्रेनियल नर्व डिसफंक्शन, अगर आपकी क्रेनियल नर्व फंक्शन नहीं कर रही हैं तो आपका जो वर्बल है वो भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ कंट्रोल एंड पैरालिसिस, पोटेंशियल फॉर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोल ऑफ नर्स। तो रोल ऑफ नर्स में आपको क्या क्या करना है, असिस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग, न्यूरोलॉजिकल असिस्टमेंट। न्यूरोलॉजिकल असिस्टमेंट में आपको क्या करना है, जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं और आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं उनका फंक्शन अभी है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको चेक करना है, तो आपको न्यूरोलॉजिकल असिस्टमेंट परफॉर्म करना है। वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है कि आपका जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर है या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोसेफलस जनरेट हो रहा है, ये सभी आपको वाइटल साइन से फाइंड आउट करना है। हेड टू टो एग्जामिनेशन, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो आपको एग्जामिनेशन करना है। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एड प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट, जो भी मेडिसिन एडवाइस करेगा वो आपको एडमिनिस्टर करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि आपको मास्क यूज करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, हैंड वॉशिंग करना है, जिससे आपको क्या होगा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन होगा। मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन, जो भी पेशेंट को मेनिंजाइटिस से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं वो आपको मेंटेन करना है। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, जो भी पेशेंट है और उनके रिलेटिव्स हैं उनको
एजुकेट करना है एंड डॉक्यूमेंटेशन करना है। आपका जो भी आपने इन्वेस्टिगेट किया है वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। एंड कोलैबोरेटिव केयर का मतलब है जो आपकी हेल्थ केयर टीम है उनके साथ आपको वर्क करना है। तो ये आपका मेनिंजाइटिस कंप्लीट हो गया। इसमें आज हमने डिस्कशन किया किस तरीके से आपका मेनिंजाइटिस कॉज होता है, कैसे हम प्रिवेंट करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और न्यूरोलॉजिकल डिजीज के बारे में। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग।